दोस्तों आप देख रहे हैं अगस्त माह का असाइनमेंट नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का फुल सॉल्यूशन जो कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। कंप्लीट सॉल्यूशन पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स एक ही वीडियो में, और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को अपलोड कर दिया गया है विद सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और वहाँ पर आप जाकर के MP बोर्ड 12th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम से जो लिंक है उसमें आप चले जाइए और उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था इसमें पूछा गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन की तीसरी दुनिया के देशों में तीसरे विकल्प के रूप में समझा। ठीक है, जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध अपने चरम पर था तब गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में कई नई धारणा उभर कर सामने आई। गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज करने वाले देश भर नहीं थे, उन्हें अल्प विकसित देशों का दर्जा भी मिला। उसी वक्त पूरी दुनिया को 3 भागों में विभाजित कर गया। एक पहली दुनिया जिसको पूंजीवाद बोला गया, दूसरी दुनिया एक साम्यवाद बोला गया, और तीसरी दुनिया एक अल्प विकसित या उपनिवेशक गुट बनाया गया। ठीक है, इन देशों के सामने मुख्य चुनौती के रूप से ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती ये थी। ठीक है, नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से सभी जो भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। इसमें पढ़ने की वजह मैं कहूँगा कि आराम से वीडियो को पॉज करें, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है उसको। ठीक है, और जो है तीसरी दुनिया के देशों ने विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव पर बल दिया। क्या मतलब अल्प विकसित देशों ने सुझाव दिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता का स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा और अब इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। उपरोक्त सभी वर्गों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गुट निरपेक्षता ने तीसरी दुनिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये था हिंदी मीडियम का। अब आते हैं हम इंग्लिश मीडियम के सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है आपका, तो इसमें है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है आपका ऑफर्ड न्यूली डिक्लोनाइज्ड कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका ए थर्ड ऑप्शन नोट टू जॉइन आइदर अलायंस। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा आपको लिखना है। इसमें जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं उनको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट फॉर्म आपके काम आते रहेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में अब शॉर्ट फॉर्म में क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखे गए तो शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हुआ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा, महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ सैनिक गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई 4 कारण इसके बताने हैं आपको कि जो ग्रेट पावर्स थे वो जो छोटे छोटे स्मॉलर कंट्रीज थे उनके साथ मिलिट्री बॉक्स क्यों बनाना चाहते थे। तो सबसे पहला कारण जो था, अगर मैं बात करूँ तो पहला कारण था कि जो महत्वपूर्ण संसाधन है ना, जैसे कि तेल खनिज और भू की प्राप्ति करना, ताकि जहाँ से वे महान शक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। दूसरा हम लिख सकते हैं सैनिक ठिकाने स्थापित करना, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी भी कर सके। तीसरा हम लिख सकते हैं आर्थिक सहायता प्राप्त करना, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। और घ जो आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं और गुटों में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवादी साम्यवादी से कहीं बेहतर हैं, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी और लोकतंत्र पूंजीवादी की अपेक्षा बेहतर है। ये सारे कारण थे। इसी को इंग्लिश में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। इंग्लिश में ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं वाइटल रिसोर्सेज एज ऑयल एंड मिनरल्स जो थे वो रीज़न थे उनके वहाँ पर जो चाहते थे वो। दूसरा जो है द टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। तीसरा है लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। और चौथा है इकोनॉमिक सपोर्ट टू पे आइदर मिलिट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आपके 4 कारण हो गए। इसके बाद आते हैं हम
तीसरे क्वेश्चन पे सोवियत संघ को महान शक्ति बनाने वाले कारकों को आपको बताना है। फैक्टर्स जो है सुपर पावर बनाने के लिए कौन कौन से जो है यूज़ हुए थे या उत्तरदायी थे उनको हम बताएंगे। तो यहाँ पर वो कारक जो सोवियत संघ को एक महान शक्ति बनने में मदद की थी, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन पाँचों पॉइंट में से आप कोई भी 4, 5 लिख सकते हैं। 6 अगर आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 4 भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो छठा पॉइंट है ये भी आपके सामने है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट इंग्लिश मीडियम के लिए वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपका फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प सोवियत यूनियन बिकमिंग सुपर पावर आफ्टर वर्ल्ड वार। तो पहला पॉइंट जो है ये रहा आपके सामने, दूसरा पॉइंट नीचे, तीसरा, चौथा, ठीक है। 4 पॉइंट आप देख रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो थे ये उसके पक्ष में थे कि सोवियत के पास में ये सारी चीज़ें मतलब ऑलरेडी अवेलेबल थी और कुछ चीज़ें उसने गेन करी थी। तो ये 6 पॉइंट है जिनको हम लिख सकते हैं, जिससे हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। याद रहे आंसर्स आपको इस हिसाब से दिए गए हैं कि आपके जब बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप बोर्ड एग्ज़ाम में ये आंसर लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें से 1-2 पॉइंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो याद नहीं रहता वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। यानी कि भारत जैसे देश जो थे, अगर वो छोटी कंट्रियाँ थी तो सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए थे, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इसको इस तरह से, भारत के सोवियत संघ से संबंध हमेशा मैत्रीपूर्ण रहे। इनमें कोई दो राह नहीं कि सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उसके पश्चात विश्व में केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में सामने आया, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो करेंसी है वो अब इतनी डाउन हो चुकी है, जिसको वापस लाना बहुत ही बड़ी बात है और समय रहते ही देखते हैं कि वो वापस आ पाएगा या नहीं। तो ये है आपका इसका आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका कंप्लीट आंसर जो है आपको इस तरह से देना है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट चाहे तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे आप मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके इंग्लिश वर्जन पे। जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि इसका इंग्लिश वर्जन समझ में आए। द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया एज फॉलोज। तो कौन कौन से थे, तो यहाँ पर है इसके पॉइंट वाइज। तो एक तो पॉइंट नहीं है, ये पैराग्राफ ही है, आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। 3, 4 इस तरह से आप लिख लेंगे। तो 3 पॉइंट आपके सामने हैं, इनको कंप्लीट देख लीजिए। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ। तो ये है आपका बाकी के बचे हुए पॉइंट। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखिए। यानी कि जब जो घटना हुई है उसके अनुसार हमें लिखना है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। छोटा क्वेश्चन है ये 5वां, लेकिन याद रखने के हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहला जो आएगा आपका क आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914। पहला पॉइंट में हम क लिखना चाहेंगे तो इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। तो 1914 में। दूसरा हमारा हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराना 1945 में। उसके बाद में तीसरा हुआ था नाटो की स्थापना 1949 में। और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में। तो ये क्रम था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, और उसके बाद में एटॉमिक बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा नागासाकी इज़ 1945। उसके बाद में आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाटो वो है 1949, और उसके बाद में फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस 1961। आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपके सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप अपने 12th क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एमपी बोर्ड 12th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स सीजी बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।